बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है पाकिस्तान लाउंज। मैं हूं कैसर खान तनोली और आप लोग देख रहे हैं K2 टेलीविज़न। नाज़रीन, आज का पाकिस्तान लाउंज हमारा स्पेशल प्रोग्राम है। प्री बजट डिस्कशन करेंगे और पाकिस्तान के अंदर वफाकी बजट माली साल 2021 और 22 का कल बरोज़ जुमा जो है वो पेश किया जाएगा। अवामी तवक्कुआत, अवाम की उम्मीदें और इस वक्त जो हमारे मुआशी हालात हैं इस मुल्क के, हुकूमत का ये कहना है कि मुआशी इशारे जो हैं वो बेहतरी की जानिब जा रहे हैं, चीज़ें बेहतर हो रही हैं। लेकिन ये चीज़ें कैसे बेहतर हो रही हैं, कौन बेहतर कर रहा है, क्या तरीक़ाकार अपनाया जा रहा है और माली साल 2021 और 22 का जो बजट है इसके अंदर आवाम को क्या रिलीफ मिल पाएगा और क्या नहीं हो पाएगा, या क्या करने जा रही है हुकूमत। और उम्मीदें तो हैं, तवक्कुआत तो हैं लोगों को, शायद कुछ बेहतरी हो, शायद कुछ चीज़ें मजबूत हो गई हों। जिस तरह से हुकूमत का बार बार, हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का बार बार कहना है कि मुआशी इशारे जो हैं वो बेहतरी की जानिब गामजन हैं। सबसे पहले हम लोग अगर देखें, वफाकी वज़ीर ख़जाना थे असद उमर साहब। असद उमर साहब के बाद हमने देखा हफीज़ शेख साहब, फिर हमाद अज़हर साहब और अब शौकत तरीन साहब। पिछले तकरीबन 3 साल के अंदर हमने 4 वफाकी वज़रा को, जो हमारे वज़ीर ख़जाना थे, फाइनेंस मिनिस्टर्स थे, उनको तब्दील किया। शायद इन तब्दीलियों से वक्त के साथ कुछ बेहतरी आई हो, और बेहतरी अगर आई है तो उसको हम लोग इस माली साल 2021 और 22 के बजट के अंदर देखेंगे। और इस तरह से शौकत तरीन साहब ने कहा जी कि इजाफी टैक्स नहीं लगाए जाएंगे। FBR को जो है वो कारोबारी हजरात को तंग ना करने के हवाले से भी बात की कि FBR को हम लोग अब कुछ चीज़ें हम लोग जो है उनको कह कर या उनको बता कर, समझा कर कि कारोबारी तबके को तंग ना किया जाए, उनके लिए सहूलियात पैदा की जाएँ ताकि इस मुल्क के अंदर जो हमारी बरामदात हैं उनमें इजाफा हो सके। तो ये सारी चीज़ें आज की हमारी ये प्री बजट डिस्कशन के अंदर शामिल होंगी। ये खसूसी प्रोग्राम है क्योंकि कल, जैसे मैंने पहले आपको कहा कि बजट पेश किया जाएगा 2021-22 का माली साल का। तो क्या कुछ होने जा रहा है, क्या कुछ होगा, हमारे साथ हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग पैनल है। और हमने कोशिश की है कि हम लोग पाकिस्तान की जो बड़ी जो कारोबारी शख्सियात हैं जो इस मुल्क के करते धरते हैं, अगर हम लोग कारोबार की बात करें जिनसे इस मुल्क की मईशत चलती है, वो सारे लोग हम लोग अपने पैनल के अंदर शामिल करें। ज़करिया उस्मान साहब साबिक सदर हैं FPCCI, ये कराची से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे। इसके अलावा मियां अंजुम निसार साहब साबिक सदर हैं FPCCI के लाहौर से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे। हाजी कुर्बान अली साहब कुछ निजी मसरूफियात की वजह से, हालांकि उन्होंने हमारे साथ प्रोग्राम में स्टूडियो के अंदर शामिल होना था, वो नहीं आ सके, लेकिन फिर भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर शामिल होंगे। चेयरमैन हैं FPCCI इस्लामाबाद के। और मिर्ज़ा अब्दुल रहमान साहब जो कि कोऑर्डिनेटर हैं FPCCI इस्लामाबाद के, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं बढ़ूँगा मिर्ज़ा अब्दुल रहमान साहब। सर, आपको वेलकम कहेंगे प्रोग्राम पाकिस्तान लाउंज में। शुक्रिया इनाम। कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह ताला का करम, बहुत शुक्रिया आपका। हमने बजट डिस्कशन का कहा कि प्री बजट डिस्कशन और मुल्क की मौजूदा हमारी मुआशी सूरत हाल के हवाले से हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारी गवर्नमेंट कहती है कि अब चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, बेहतरी की तरफ गामजन हैं, मुआशी इशारे हमारे जो हैं वो बेहतर हो रहे हैं। आपको कल जो पेश होने वाला बजट है इसमें बहसियत कोऑर्डिनेटर और FPCCI और बाकी कारोबारी जो हमारे लोग हैं उनको आप क्योंकि बेहतर समझते हैं, आप उनकी तर्जुमानी करते हैं, तो सारी चीज़ें बेहतर समझते हैं। आपसे मैं इस पर बात करूँगा, लेकिन क्योंकि कुर्बान अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर, उनसे पहले बात कर लेते हैं। फिर आप क्योंकि वो गिलगित में हैं और सिग्नल्स का आपको पता है कि टेलीफोन का बड़ा इशूज़ होते हैं, तो हम लोग इनकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हैं। हाजी कुर्बान अली साहब, आपको वेलकम करेंगे सर। थैंक यू वेरी मच तनवी साहब। मैं K2 TV का मशहूर हूँ, आपने हमें इस अहम इशू पे हमें मदऊ किया। सर, आप चेयरमैन हैं FPCCI के इस्लामाबाद से, और कल बजट पेश किया जा रहा है माली साल 2021 और 22 का वफाकी बजट है। क्या उम्मीदें हैं, क्या तवक्कुआत हैं? आपकी बड़ी हाई लेवल्स पर मीटिंग्स भी होती हैं इस बजट से, इसकी तैयारी से पहले भी आपकी कुछ मीटिंग्स हुई अहम शख्सियात से, वज़ीर ख़जाना साहब से। क्या लगता है कि अब चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं? आसान ज़ुबान में, सादा अल्फाज में बताइएगा कि आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा, कारोबारी तबके को कोई इसके अंदर रिलीफ नज़र आ रहा है? जी बहुत शुक्रिया। देखें, हमारे जो चेयरमैन है पाकिस्तान बिजनेसमैन पैनल का मियां अंजुम निसार साबिक सदर, और साबिक सर्जन हमारा उस्मान ज़करिया साहब भी आपके साथ, और मिर्ज़ा साहब भी हैं। बेहतर अंदाज में आपको ये बता सकते हैं, हम तवक्को रखते हैं कि ये मौजूदा गवर्नमेंट के साथ हमारी जो सीनियर जो लीडर्स साहिबान हैं उनकी 2-4 मीटिंगें हो चुकी हैं, और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से भी मिले हैं मियां अंजुम निसार साहब, और हमने अपनी तजावुज़ात बुकलेट की शक्ल में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दे दिया है। और हम समझते हैं कि अपना ये जो जितने भी बिजनेस कम्युनिटी है उनकी तजावुज़ात पे इंशाअल्लाह उम्मीद है कि जो शौकत तरीन साहब से बात हो गई, खसरो बख्तियार साहब से और मिस्टर कामल साहब
रज़ाक दाऊद से। तो हमारी जो जितने भी जो हमने पॉइंट्स थे उन पर डिस्कस की है। उम्मीद रखते हैं कि इसमें कल जो बजट पेश होगा उसमें कारोबारी तबका के लिए, स्पेशली जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री के लिए, वो कोई अच्छी पैकेज अनाउंस करेंगे और जो टैक्स पेयर है उनको तंग नहीं करेंगे। जो टैक्स नेट में नहीं है ऑलरेडी, जो लोग बाहर हैं, और उनको टैक्स नेट में लाने की कोशिश करेंगे। आपने कहा जी कि आपने तजवीज़ पेश की हैं और आपको उम्मीद है कि कल पेश होने वाले बजट में आपकी बातों को सुना जाएगा और उसके ऊपर अमल किया जाएगा। आपको लगता है ऐसा? आपकी तजवीज़ क्या है? आप क्या चाह रहे हैं कि क्या होना चाहिए, कैसे सारी चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है? देखें, तजावीज़ में जो मेरे सीनियर्स आपके साथ पैनल पे मौजूद हैं वो बहुत अच्छे अंदाज में आपको मुझसे बेहतर बता सकेंगे। हमारी जो मियां अंजुम निसार साहब की सरपरस्ती में हमने शरह सूद 14% था, उसको कोशिश किया पहले से 7% में लेके आए। अभी भी हम इसको ज्यादा समझते हैं क्योंकि ये खिते में जो दूसरे हमारे हमसाये ममालिक है वहाँ बहुत कम है। इसको 4 से 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी जो इंडस्ट्री के लिए जो पावर का सेक्टर में जो प्राइसेस है वो बहुत ज्यादा है। तो हम अगर अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो हम दूसरों के साथ मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो इस हवाले से हमारी ख्वाहिश है कि इसकी बिजली के रेट में कम की जाए और जितने भी स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री है जो एसएमई सेक्टर को, इनको रिलीफ दी जाए। हमारी तजावीज़ात में सबसे पहले, बाकी डिटेल आपको मियां अंजुम साहब और उस्मान ज़करिया साहब और मिर्जा साहब आपको बेहतर अंदाज में, ये क्योंकि हमारे सीनियर है और बहुत बड़े पाकिस्तान के नंबर बिजनेसमैन है, ये अच्छी तरीके से आपको इस पर ब्रीफ कर सकते हैं। सर, इस सारी डिस्कशन के अंदर क्योंकि आपसे जानना इसलिए ज़रूरी है कि आप चेयरमैन हैं एफपीसीसीआई इस्लामाबाद के, आप लोग बड़े कारोबारी लोग हैं, आप बड़े ताजर हैं। छोटे ताजरों के लिए, छोटे जो लोग हैं, जो छोटे कारोबारी लोग हैं, मार्केट्स वाले हैं, यूनियंस वाले हैं, उनसे भी आपकी कोई मुशावरत होती है कि उनसे भी कोई राय ली जाती है कि उनके मसाइल क्या हैं या उनके मामलात को कैसे आगे परसू किया जाएगा या कैसे पहुँचाया जाएगा? हमारी जो तजावीज़ होती है बिल्कुल हम नीचे ग्रास रूट लेवल से जितनी भी जो दुकानदार तबका है, होटल इंडस्ट्री है, तमाम सीएनजी का शोबा हो, हर शोबे से ताल्लुक रखने वाला फेडरेशन एक एपेक्स बॉडी है पाकिस्तान की। और ये तमाम जितने भी बिजनेस कम्युनिटी है, जितना स्मॉल चैम्बर्स है पाकिस्तान में, जितने चैम्बर्स है और पाकिस्तान में जितने एसोसिएशन हैं, उनके नुमाइंदों से मशावरत करके, हर सेक्टर से मशावरत करके हम आगे बता देते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने अपने मर्जी से हमने कोई बात की हो। और तमाम लोगों से पिछले दिनों हमारी फाइनेंस का स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन जो है जनाब तला महमूद साहब से कोई 5 घंटे की मीटिंग जारी रही और सेनेट की कायमा कमेटी के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है मेरे चेयरमैन मियां अंजुम निसार साहब और मेरे प्रेसिडेंट और एसवीपी और हमारे जितने भी पाकिस्तान भर के ताजिर, कराची से, लाहौर से, फैसलाबाद से और रावलपिंडी से, लाहौर से, तमाम पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के तमाम एसोसिएशन और चैम्बर के रिप्रेजेंटेटिव ने और जो बिजनेस कम्युनिटी के जो मसाइल थे उनको लेके बैठे और जो कमी पेशी थी उनको भी हमने उसमें शामिल किया। कल बजट पेश होगा तो हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पर यकीन उम्मीद रखते हैं कि क्योंकि शौकत तरीन साहब का पहले दौर भी अच्छा गुजरा, बेहतर रहा, तो हम ये उनकी ख्वाहिश भी है शौकत तरीन साहब की कि वो कारोबारी तबके को एक इंसेंटिव दें और छोटे कारोबारी को। जहां तक रह गई जो माफिया का लफ्ज इस्तेमाल होता है और बुरे और अच्छी की तमीज नहीं होती है, कारोबार जो टैक्स पेयर है उनको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। हमारा मेन मुतालिबा उनको इज्जत मिलना चाहिए, उनको अच्छे तरीके से डील किया जाए। जो टैक्स नेट में नहीं है उनको ऐसे तरीका कार किया जाए ताकि वो खुद उसमें शामिल हो जाएं। और अगर पाकिस्तान के जितने भी बिजनेस कम्युनिटी है अगर वो टैक्स दे देते तो हमें पाकिस्तान के तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। हमारा इख्तियार का निज़ाम जो है वो दुरुस्त नहीं है, उसको दुरुस्त किया जाए, उसको बेहतरी की तरफ ले जाया जाए। और जो बेजा जो नोटिस भेजते हैं इनलैंड रेवेन्यू की तरफ से लोगों को तंग किया जाता है, फिर अगले दफा फिर वो अगर नोटिस भेजने के बाद पीछे से बात की जाती है कि जी आ जाए आप सेटल कर दें, तो ये तरीक़ाकार को हम कंडेम करते हैं और इसको हम गलत समझते हैं। हमने इसके ऊपर सदर पाकिस्तान से भी हमारे लीडर ने बात की और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी बात की और जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं कंसर्न उनसे भी हमने बात की है।
अच्छा, कुर्बान अली साहब, आपका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है। सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कराची के दही इलाकों के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान है। अगर हम लोग बात करें गिलगित बल्तिस्तान की हद तक, सी पैक और बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं गिलगित की तरक्की के हवाले से, आप क्या समझते हैं कि वफाकी बजट के अंदर ये 100 अरब रुपये, जिस तरह से मैंने बताया कि सिंध, बलूचिस्तान और कराची की दही इलाकों की तरक्की के लिए और ज़्यादा नहीं होना चाहिए था? आइनी सूबे की भी बात हो रही है। जी देखिए, हमारी दरीना मुतालिबा है आईनी उबूरी आईनी सूबा। सी पैक का गेटवे होने के नाते हमें गिलगित बल्तिस्तान में सी पैक में कोई प्रोजेक्ट आज तक नहीं मिला। वजह क्या है कि हमारी आईनी स्टेटस ना होने की वजह से हमारा दोस्त चाइना मुल्क का भी इंटरेस्ट है और हमारे मुख्तदर इदारे भी चाहते हैं कि हमें उबूरी आईनी सूबा। इलेक्शन से पहले, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन से पहले तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने यहाँ आके उन्होंने कहा कि जी हम गिलगित बल्तिस्तान को उबूरी आईनी सूबा बनाएंगे, जिसमें PMLN का मोहतरमा मरियम साहिबा आई और PP का जनाब बिलावल साहब और PTI की तरफ से तो पूरा उनकी जी अली अमीन गंडकूर साहब और जितने भी उनके जिम्मेदारान थे। और उससे पहले, इलेक्शन से पहले, डेट अनाउंस होने से पहले इस्लामाबाद में नेशनल सिक्योरिटी का जो मीटिंग कॉल हुआ उसमें जनाब कमर जावेद बाजवा साहब और दीगर स्टेक होल्डर्स ने बताया कि जी गिलगित बल्तिस्तान को उबूरी दायरे में लाया जाएगा। तो हमारी पॉलिटिकल पार्टियों ने हमें बता दिया कि जी हम इलेक्शन के बाद हमें इसको अपना उसमें अनाउंस करेंगे। जहां तक तरक्याती काम के हवाले से बात की, इमरान खान साहब ने हाल ही में 370 अरब रुपये का यहाँ पैकेज का अनाउंस किया है, उसमें से 151 अरब का प्रोजेक्ट्स भी अप्रूव हो गए हैं, जिसमें मौजूदा जो चीफ मिनिस्टर खालिद खुर्शीद साहब का भी बड़ा किरदार है। उन्होंने अच्छे संग काम किया है कि वफाक से अपना हिस्सा मांगने का, क्योंकि हम इमरान खान साहब को तवक्को रखते हैं कि वो ये गिलगित बल्तिस्तान का ये मसला, दरीना नौजवान और यूथ समझती है कि गिलगित बल्तिस्तान को आईनी सूबा हमारा हक बनता है। लोग अलहदगी की तरफ जाते हैं, हम मुल्क के साथ होना चाहते हैं और जितने मुहिब वतन गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं, जितने शोहदा गिलगित बल्तिस्तान के सरजमीन से हैं, शायद पाकिस्तान में नहीं है। अगर आबादी के लिहाज से हम अपने जान कुर्बान करने वाले लोग हैं और हम पाकिस्तान के लिए जान देने वाले लोग हैं और देते रहेंगे। सिर्फ ये मौजूदा गवर्नमेंट के ऊपर हम इसके ऊपर तवक्को रखते हैं कि ये फिल फॉर इसको उबूरी, इन्होंने जो वादा किया था उबूरी आईनी सूबा और तमाम पार्टियों ने, अब कुछ पार्टियां पीछे हट रही है। तो ये इलेक्शन होता तो ये कोई और बात करते हैं, जब इलेक्शन खत्म होता तो इनकी फिर तेवर बदल जाती हैं। तो हम समझते हैं आपके वसादत से, आपके चैनल के वसादत से गिलगित बल्तिस्तान को इंशाल्लाह बहुत जल्द आईनी दायरे में लाया जाएगा। हाजी कुर्बान अली साहब, चेयरमैन FPCCI इस्लामाबाद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद थे मिर्जा अब्दुल रहमान साहब, कोऑर्डिनेटर हैं FPCCI इस्लामाबाद के। आप स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। बजट में रिलीफ दें कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा, फ़ारूक हबीब साहब कह रहे हैं, ये क्या आप समझते हैं कि टैक्स ना लगा के चीज़ें बेहतर हो जाएंगी या टैक्स बिल्कुल नहीं लगा रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, कल बजट आ रहा है। इससे पहले तकरीबन 1 महीना से ज़्यादा हुकूमत ने बिज़नेस कम्युनिटी के साथ काफ़ी मशावरत की, जिसमें ख़ुसूसी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हदायत पर FPCCI को बाकायदा तौर पे इस बजट में अपना मावन साथी रखा गया, जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं उन्होंने इसमें पूरा काम किया, जिसमें हम लोग वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान और जो इन अदारों के मुज़रा हैं, रज़ाक दाऊद साहब, उसके अलावा खुसरो बख्तियार साहब, हमाद अज़हर साहब, शौकत तरीन साहब, इन सब से हमारी काफ़ी मुशावरत हुई और हमने इनको बाकायदा तौर पे जो मुश्किलात में घिरी एसोसिएशन या चैम्बर्स से जिनका असल प्रॉब्लम्स हैं उनको भी मिलाया। एक दिन में सारा दिन हमारी रज़ाक दाऊद साहब, हमाद अज़हर साहब, खुसरो बख्तियार साहब से मीटिंग्स हुई और हमने उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात से उन तक पहुँचाए। उन्होंने ख़ुद भी बताए। असल बात यह है कि बजट तो जब भी हर साल आता है और हमेशा, अब तो आवाम ने एक लफ्ज़ पक्का पहले शुरू कर दिया कि गोरख धंधा होता है।
ये कहते हैं अल्फाज का गोरख धंधा है, जी। अल्फाज का गोरख जी। धंधा है। और 3-4 घंटे जब असेंबली के अंदर जी। हमारे वजीर खजाना साहब तकरीर करते हैं जी। तो वो तकरीर का 95% आम आदमी को समझ नहीं आता। जी, क्योंकि साग डार साहब होते थे ना, वो तो जॉब बड़ी फरवानी से शुरू करते थे, एंड तक ले जाते थे, किसी को नहीं पता लगता था वो क्या कह रहे हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त है। नहीं, लेकिन- सागदार साहब नहीं, सबके साथ ऐसे ही लेकिन है। मैं गुजारिश करूँ, लिखी पढ़ी इस दफा- तकरीर जी, पढ़नी नहीं, होती है, नहीं, सारी जी, वो तो चीजें। ठीक है ना, वो लिखी पढ़ी तकरीर तो तब जाएगी ना जो यहाँ से डायरेक्शन देगी, यहाँ पे इनकी मीटिंग हुई होंगी उनसे। लेकिन मैं समझता हूँ कि जहाँ तक ये वज़ीर पाकिस्तान है, इनकी ख्वाहिश है कि मुल्क में मईशत तरक्की करे, और इन्होंने हर मुलाकात में यही बताया है कि जो ताजर तबका है जो वो मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत मिर्ज़ा अब्दुल रखता है। रहमान साहब, मुझे लगता है कि आप मौजूदा हुकूमत से, मतलब FPCCI की बात करूँ, बैसियत कोऑर्डिनेटर आप क्योंकि FPCCI के कोऑर्डिनेटर हैं, तो मुझे लगता है कि आप हुकूमती पॉलिसियों से, हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन हैं। आपको लगता है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं? जी नहीं, देखिए बात यह है, देखिए आप अगर साबका रिकॉर्ड देखें ना, तो ये 70 साल से ये प्रॉब्लम बढ़ते 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 यहाँ तक पहुँची हैं। इस हुकूमत का अकेले का नहीं है, ये देखिए जो पीछे से आप लाते जा रहे हैं वही उसी में ऐड होता जा रहा है ना। तो अब ये है कि ये मैं समझता हूँ कि जो इन्होंने इसमें कहते हैं ना 6-6 माह बाद वज़रा बदला देते हैं, तो अच्छी बात है। ये तो मतलब 6 महीने एक देखें- शख्स आया, उसने तजर्बा किया और नहीं। वो नाकाम हो गया, उसको चेंज कर दिया, दूसरा है देखिए वो तजर्बा शौकत करेगा, अजीज साहब थे नाकाम ना, हो जाएगा, शौकत वापस अजीज जाएगा। साहब थे, शौकत अजीज साहब, उनका ये उनका मिशन था। वो कहते थे बंदा वजीर लाओ, लेकिन देखो जब अगर वजीर वो इस वजारत में काम नहीं की सलाहियत नहीं रखता तो उसको चेंज कर लो। क्योंकि देखिए आप 5 साल के बंदा लाए, वो परमानेंट आके आपके पास बैठ जाए और फिर आपसे मसाइल भी हल ना हो तो मुश्किल होता है। ये अच्छी बात है, मिर्ज़ा लेकिन मैं ये कहता देखें, आप कारकर्दगी को जांच तब सकते हैं जब आप किसी को टाइम देंगे, टाइम नहीं, देके फिर नहीं, आप उनसे देखें- जवाब दे सकते हैं कि देखें- आपने ये वक्त लिया, आपने ये कहा था, लेकिन अब वो परफॉर्म आप नहीं कर सके ना। देखिए जब वो लोग जिन्होंने इतने बंदे बुलाए वो नहीं कर सकते परफॉर्म, उन्होंने नहीं चेंज किया। अब शौकत तरीन साहब को मैं खुद वज़ीर आज़म ने कहा एक मीटिंग में कि मैं शौकत तरीन को लाया हूँ, ये बहुत, इसमें कोई शक नहीं है, ये वही लोग हैं, वही तो ये असद उमर वही को लोग भी हैं, ये लाए, वही पुराने चेहरे हैं जो हमेशा आते रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ही असद उमर साहब को लेके आए और उन्होंने कहा कि मेरे बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देंगे, सारी तैयारी इनके पास मौजूद है और एक अच्छे फर्म के साथ वो काम करते रहे, उनका बड़ा वसी तजर्बा है। असद उमर साहब के हवाले से ये ख्यालात थे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के। उसके बाद हमने देखा कि हफीज़ शेख साहब आए, वो भी एक मंजे हुए खिलाड़ी, उनका ये कहना था कि बड़ा तजर्बा है उनका। फिर हमाद अजहर साहब भी, उन्होंने कुछ दिन काम किया, फिर अभी भी वो मिनिस्टर फाइनेंस के साथ काम कर रहे हैं। तो फिर शौकत तरीन साहब को लाया गया। तो ये 4 वज़रा पिछले 3 सालों में जो तब्दील हुए, ये हुकूमत की गलत पॉलिसियों का नतीजा है। मेरा चीज़ों को ख्याल है, बेहतर मेरा ना ख्याल करने है, की वजह मैं से- इस पे देखें जमहूरियत में होना मैं ये चाहिए। आपसे जवाब दूंगा इसका, लेकिन प्रोग्राम में वक्त तो चला है ब्रेक का। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। हम लोग बात करें बजट के हवाले से। कल बजट पेश किया जा रहा है, वफाकी बजट 2021-22 का माली बजट है और प्री बजट डिस्कशन है, खसूसी प्रोग्राम है। ब्रेक से वापस आते हैं। जी नाजरीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। प्रोग्राम है पाकिस्तान लाउंज, मैं हूं कैसर खान तनोली और आप लोग देख रहे हैं K2 टेलीविजन। आज हम लोग बात कर रहे हैं, प्री बजट डिस्कशन हो रही है, बजट कल पेश किया जाएगा। विफाकी बजट माली साल 2021-22 का अवामी तवक्कुआत, उम्मीदें और हुकूमती कारकर्दगी, हुकूमती जो मुआशी कारकर्दगी, उस हवाले से हम लोग बात कर रहे हैं कि हुकूमत एक तरफ ये कहती है कि मुआशी इशारे बेहतरी की तरफ गामजन है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, और कल जो बजट पेश किया जाएगा उसमें अवाम को कितना रिलीफ फराहम किया जाएगा, हमारी कारोबारी हमारे जो कारोबारी तबका है वो कितना मुतमईन है, और किस लेवल पे उनकी मीटिंग्स और क्या सूरत हाल हुई, और क्या उनसे पहले इस हवाले से तजावीज़ ली गई और क्या उसके ऊपर अमल किया जाएगा कि नहीं, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिर्ज़ा अब्दुल रहमान साहब, कोऑर्डिनेटर हैं FPCCI इस्लामाबाद के। मियां अंजुम निसार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सदर FPCCI लाहौर, इनसे भी बात करेंगे। पहले मैंने आपसे सवाल किया था अब्दुल रहमान साहब कि चीज़ें बेहतरी की तरफ आप लोग मुतमईन है, इससे ही लगता है कि जो हुकूमत कल बजट पेश करने जा रही है, जो आपकी अब तक की मीटिंग्स हुई हैं, मुझे आपको सुन के, आपकी बातें सुन के ऐसा लगता है कि आप
हुकूमत की जो है ना बी टीम है, आप बिल्कुल उनके साथ चल रहे हैं, जो आप की सेटिंग अच्छी है उधर, आपको उम्मीद है कि चीज़ें बेहतर होंगी? नहीं, बात यह देखें, जैसे हम इन वज़रा से मिले, उन्होंने हमें, जब हमने उनको अपने मुतालबात बताए, उन्होंने हमारे नहीं देखे, कुछ पे उन्होंने किया, कुछ पे नहीं किया। अगर ये हमारे 30% भी मुतालबात मान लेना तो ये बहुत बड़ी हमारी फतह है बिज़नेस कम्युनिटी की। अब देखें ना, हमने ये हमें कह रहे हैं कि जो रॉ मटेरियल बाहर मुल्कों से आएगा उस पर हम 0 रेटिंग कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम ये कह रहे हैं मसलन मुल्क में जो सनत नहीं है, मसलन टायर की सनत ही नहीं है, टायर आज तक ट्रक का टायर पाकिस्तान में बना ही नहीं, वो सारा स्मगल होता है। उसके बारे में इन्होंने कहा कि हम आपको सहूलियात देंगे, उसको पाकिस्तान में बनाया जाए। इसी तरीके के गाड़ियों के बारे में सहूलियात देंगे, आसान शराइत पे कर्जे देंगे, क्या करेंगे, क्या तरीकाकार अपनाएंगे? आप जैसे लोगों को तो कर्जों की जरूरत नहीं है, आप तो अरबपति लोग हैं। नहीं, बात ये होती है, देखिए जी, बात जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्री है ना, इंडस्ट्री आप लोग ही लगाएंगे ना, गरीब आदमी, आम आदमी नहीं, बड़ी इंडस्ट्री ये जेल में रख ले, बड़ी इंडस्ट्री हमेशा कर्जों पे लगती है, बड़ी इंडस्ट्री को जेब से नहीं लगती, हिस्सा होता है इसमें 10-10, 12-12 बंदे हिस्सेदार होते हैं, मुख्तलिफ अदारे होते हैं, मुख्तलिफ फाइनेंसर होते हैं, माशी अदारे होते हैं, ये सही है। लेकिन बात देखें, कहने का मकसद, मेरा मेन मकसद कहने का ये है, इस वक्त मुल्क में गरीब गुरबत इस सतह पे हो चुकी है कि बहुत से मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, डाके चोरियाँ आम हो गई हैं, इस्लामाबाद जैसी जगह पे गाड़ियाँ गन पॉइंट पे छीन रहे हैं। यही है कि आम आदमी को क्या करूँ, आम आदमी को देखा, आम आदमी को क्या अल्फाज का गोरख धंधा नहीं, आम आदमी को तभी रिलीफ मिलेगा। देखिए, ये कह रहे हैं कि हम जो है तकरीबन 20 से 25% तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा सरकारी मुलाजमीन की फिर ये उसके अलावा ये कह रहे हैं कि जो छोटा तबका है उसको हम जो है कोशिश करेंगे कि बगैर बिलासूद कर्जे दिए जाए, ठीक है। आगे भी इन्होंने प्रोग्राम है, इनके नाकाम हुए, इन्होंने SME के लिए 50 लाख से 5 करोड़ किया, लेकिन वो भी इन्होंने उसके साथ जो इन्होंने गारंटीज रखी वो नाकाबिले फहम है। वो मतलब मुझे अब फिर वही बात आ गई ना कि आपकी गुफ्तगू से लगता है कि जो हुकूमत इस वक्त करने जा रही है वो आप लोगों की मुशावरत के साथ आप समझते हैं कि चीजें बेहतरी की नहीं, हमें देखिए, हमें जैसे आपसे कमेंट किया, नहीं, हमसे उन्होंने कमेंट किया है ना, तो हमसे उन्होंने कमेंट किया है कि हम आपकी बातें जो है उन पे देखिए। अब सेनेटर तला महमूद फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन बने, उनके साथ हमारे पास 4-5 सेनेटर आए, कामल अली आगा आए, अब्दुल कादर आए और इस तरह एक्सपर्ट्स आए, उन्होंने हमारे साथ ये सारी मीटिंग की। और सेनेटर तला महमूद ने कल अपनी जो फाइनेंस कमेटी की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, वहाँ भी इन्होंने भरपूर तरीके से बिजनेस कमेटी के ये तजावीज़ को उजागर किया। अब बात कहने की ये देखिए, हमारी तो हम कोशिश करते हैं, लेकिन आगे हुकूमत में जो बैठे बैरोक्रेसी है वो अल्फाज का गोरा धंधा करके इसको ख़त्म कर देती है, वो हमारे पास में नहीं। हमारी पूरी कोशिश है, हम हुकूमत के बिल्कुल साथ नहीं। ये आपको बता दो, बिजनेस कमेटी ताजर तबका उसके साथ हो जाए जो ताजरों को सहूलियात दे, ताजरों को माशी तरक्की में मददगार बने, ताजरों को कर्जे दे। हमने तो ये भी कहा है कि आप जो इंडस्ट्री लगा रहे हैं, इंडस्ट्रियल जोन बना रहे हैं, उनमें आप बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को तो दे रहे हैं 10-10 एकड़, लेकिन वहाँ SME के लिए भी 2-2, 4-4 कनाल के प्लाट बनाए और उनको इजी इंस्टॉलमेंट पे दें कि SME जो है मुल्क की बहुत, देखें किसी सेक्टर को दे लें, आपका CNG गैस है वो रो रहा है, आपके जितने भी सेक्टर इस वक्त रो रहे हैं इस वजह से। देखिए, आप कहते हैं शरह नमूद 4% हो गया, ठीक है, कल डॉलर $1.5 ऊपर क्यों चला गया? आपका एक दिन स्टॉक एक्सचेंज हद क्रॉस कर गया, ठीक है। मियां अंजुम निसार साहब हमारे साथ लाइन पे, मियां अंजुम निसार साहब साबिक सदर FPCCI लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। मियां अंजुम निसार साहब, आपको वेलकम करेंगे सर प्रोग्राम पाकिस्तान लाउंज में। शुक्रिया जनाब। सर, कल विफाकी बजट माली साल 2021-22 का पेश किया जा रहा है कि अभी आपने गुफ्तगू सुनी होगी मिर्ज़ा अब्दुल रहमान साहब की। हम लोग ये चाहते हैं कि आम और सादा अल्फाज में, सादा ज़ुबान में हम लोग अपने देखने वालों को ये समझा सकें कि कल जो बजट पेश किया जाएगा, विफाकी बजट, ये पिछले सालों की तरह ही होगा। इसमें आप लोगों की राय क्या है, आप लोगों की तजावीज़ क्या हैं, आपकी जो मीटिंग्स या जो आपके मामलात होते रहे इस बजट पेश होने से पहले, आप समझते हैं कि कुछ रिलीफ मिलेगा आम लोगों को, आम बिजनेसमैन को, आम कारोबारी हजरात को? देखिए जी, जहाँ तक बजट फेडरेशन का काम होता है कि अपनी तमाम जो बॉडीज होती हैं जो उससे मुंसलिक हैं, अटैच्ड हैं, उनसे तजवीज़ें लेके फॉरवर्ड करे वफाकी गवर्नमेंट को, और फिर फेडरेशन का काम है कि उस पर लॉबिंग करे और कंसर्न डिपार्टमेंट्स को पहले तजवीज़ें भिजवाए और उसके बाद खुद आके 1-to-1 जो है वो मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज में जाकर कंसर्न मिनिस्टर और सेक्रेटरीज के साथ बैठ के उनकी लॉबिंग करें। तो ये जो काम है लॉबिंग का काम, और ये तो अपना शौकत तरीन साहब के साथ भी गुफ्तगू शनीद हुई है, उनके साथ भी 2-3 मीटिंग्स हुई हैं, रज़ाक दाऊद साहब से भी हुई हैं, खुसरो बख्तियार साहब इंडस्ट्री के मिनिस्टर, उनके साथ भी हुई हैं।
तो यही कंसर्न हमसे रिलेटेड मिनिस्ट्रीज थी जिनके साथ ये बात हुई है। अब बात ये है कि हमने तो ये ओवरऑल तो ये कहा कि जो इंडस्ट्री पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करती उनके रॉ मटेरियल पर जो है ना वो जो उनके रॉ मटेरियल पर जो है वो टैरिफ को जो है मिनिमाइज किया जाए। और ये उन्होंने कहा कि यस ये बात आपकी ठीक है। इस तरह FTA का जो वो बहुत बड़ा एक मसला है कि बहुत सारी इंडस्ट्री पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर रही है, फिनिश प्रोडक्ट पे ड्यूटी जीरो है, FTAs किए हुए हैं बगैर सोचे समझे, और आपके जो हैं फिनिश गुड्स पे वो जीरो पे है और रॉ मटेरियल पे ड्यूटी है। तो इस जो है ना अनोमली को भी खत्म किया जाए। बाकी जहां तक आप कह रहे हैं कि आम बंदे की बात, तो आम बंदे को रिलीफ जब भी मिलेगा कि गवर्नमेंट ये जो स्ट्रक का जो निज़ाम है वो ब्रॉड बेस करे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स नेट में आए और गवर्नमेंट के पास कुशन अवेलेबल हो कि वो ज्यादा से ज्यादा सहूलतें आम बंदे को दें। इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो मुल्क के अंदर महंगाई है उसकी बेसिक वजह ये है कि आपकी जो फूड इन्फ्लेशन है वो बहुत ज्यादा है। तो मैं तो अपने टेन्योर में भी और अब भी जहाँ बैठते हैं यही बात करते हैं कि आम बंदा फूड इन्फ्लेशन से बहुत ज्यादा मुतासर हो रहा है, इसको एड्रेस करें, एग्रीकल्चर को फोकस करें। तो मुझे उम्मीद है कि इस बजट में एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत सारी फाइनेंशियल और बहुत सारी जो है ना टेक्निकल सपोर्ट भी जो है वो अवेलेबल होगी, और बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आपका जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में वो इम्प्रूव करेगा। तो अगर आपकी इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाती है तो फिर तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत एक अच्छा इकदाम होगा। कल ही एक स्टेट बैंक की एक पॉलिसी आई है, और उससे पहले एक पॉलिसी आई थी कि ट्रस्ट के नाम से कि 1% मार्कअप पे वो 500 अरब का जो लोन है वो दिया गया है। तो उसमें SMEs जो है वो सही तरीके से उसको यूटिलाइज नहीं कर सके। बैंकों की भी यही पॉलिसी होती है कि वो बड़ों को लोन दे देते हैं और छोटे छोटे SMEs हैं उन तक वो जो है वो फैसिलिटी नहीं मिलती। और आज भी हमने एक अहम मीटिंग करके आए हैं, तो वहाँ भी यही जिक्र किया है कि SMEs के लिए ये जो आपने एक स्टेट बैंक ने एक पॉलिसी दी है कि 9% पे हम आपको मार्कअप पे SME को लोन देंगे, तो हमने कहा कि ये तरीकेकार मुनासिब नहीं है, उनको भी 2-3% पे मार्कअप पे लोन दें और वो सिर्फ डेडिकेटेड हो SME के लिए। तो फेडरेशन तो पूरी कोशिश कर रही है कि जहाँ तक मुमकिन हो हर शोबा जिंदगी को जो है ना वो नुमाइंदगी मिले और सारे अपग्रेड हो, और मुल्क में जो है इंडस्ट्री ज्यादा से ज्यादा चले, आपकी एक्सपोर्ट बढ़े। और प्रॉब्लम ये होती है एक्सपोर्ट के ऑर्डर आते हैं, मुल्क में उतनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं होती। तो बहुत सारे अवामिल हैं जो फौरी तौर पर तो एक ख्वाहिश तो की जा सकती है, लेकिन फौरी तौर पे हर चीज दुरुस्त नहीं हो सकती। तो हम लोगों ने तो टैक्स रिबेट्स और टैक्स की स्लैब इनको भी इतना फोकस नहीं किया कि इन पे इतना काम किया जाए। ज्यादा ये कोशिश है कि देखिए ना, जिस मुल्क का बजट 5,000 अरब रुपए आपकी कलेक्शन टारगेट हो और आपका बजट हो 8,000, तो वहां भी एक लिमिटेशन तो बहरहाल होती है कि आप कितना कुशन दे सकते हैं। तो सर, शौकत तरीन साहब ने फरमाया कि इजाफी टैक्स नहीं लगाए जाएंगे, FBR को भी मना किया जाएगा कि कारोबारी लोगों को, बिजनेसमैन कम्युनिटी को जो है तंग ना किया जाए। तो ये FBR के रोल के हवाले से बताएं कि FBR की वजह से या FBR के अंदर बैठे कुछ लोगों की वजह से माजी में कितना नुकसान हुआ? देखिए, नुकसान तो यकीनन होता है। देखिए, वही अथॉरिटीज होती हैं, वो ऑडिट चेक करती हैं, फिर वही हेयरिंग करते हैं, फिर वही कानून, मतलब ये कानून के बेसिकली अगेंस्ट है, ये जस्टिस के बेसिकली अगेंस्ट है कि एक ही अथॉरिटी जो है वो टैक्स कलेक्शन भी करे और वही आपकी जो है ना एडजुडिकेशन भी करे। तो ये ठीक नहीं है। तो ये एक बात की गई थी शौकत तरीन साहब से, तो उसका जो उन्होंने प्री बजट जो भी 1-2 सेमिनार जो बातें की हैं, तो उससे ये जाहिर हो रहा है कि इसके लिए वो कोई निज़ाम ला रहे हैं कि ऑडिट जो है वो थर्ड पार्टी करेगी, उसमें FBR इन्वॉल्व नहीं होगी। तो इससे भी मैं समझता हूँ कि किसी हद तक हैरेसमेंट जो है वो कम होगी, रिड्यूस होगी। अच्छा, मेन तो यही है कि मिसट्रस्ट है बिटवीन बिजनेस कम्युनिटी और FBR। तो इस मिसट्रस्ट को जितना खत्म किया जाएगा, जितने इससे रिलेटेड इकदाम उठाए जाएंगे, तो वो मैं समझता हूँ कि इकोनॉमी के लिए भी और बिजनेस कम्युनिटी के लिए भी बेहतर होंगे। मियां जब निसार साहब, अभी आपने फरमाया कि आपकी शौकत तरीन साहब से मुलाकातें हुई और इससे पहले भी जो वफाकी वज़रा थे उनसे मुलाकातें रही,
शौकत तरीन साहब ने जब वफाकी वज़ीर ख़जाना का चार्ज संभालने से पहले जब वो आए, उन्होंने कहा जी कि बुरे हालात हैं, मुआशी तौर पर चीज़ें बहुत बदतर हो चुकी हैं, इससे पहले जो काम हुआ वो ठीक नहीं हुआ। तो अब आपको क्या लगता है, जो आपसे उनकी लास्ट मुलाकात हुई, आपको लगता है कि वो अब चीज़ों को बेहतर करने की पोजीशन में हैं या उनके पास कोई फार्मूला मौजूद है? देखिए, जहाँ तक उन्होंने ये बात की होगी उनकी अपनी ऑब्जर्वेशन है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्री बाय एंड लार्ज, आपने देखा ना हमारे साथ वाला मुल्क इंडिया, वहाँ जो आपकी जो जीडीपी ग्रोथ जो है वो -7.3% प्रिडिक्ट की जा रही है, जो कि 7-8% पॉजिटिव होनी थी वो नेगेटिव हो गई। तो हमारा मुल्क उसके बावजूद जहाँ ये कहा जा रहा था कि 1.5% जीडीपी ग्रोथ हो रही है, होगी, वहाँ अगर अल्हम्दुलिल्लाह आपकी इंडस्ट्री ने और आपकी ने बेहतर परफॉर्म किया है और अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं और प्रॉफिटेबिलिटी भी बेहतर हुई है, तो इट मीन्स के हालात उतने बुरे नहीं थे जितने शौकत तरीन साहब ने फरमा दिया, शौकत तरीन साहब ने कहा। तो बहरहाल मैं समझता हूँ उसमें बेहतरी की गुंजाइश काफी है। अगर हमारी बुरे हालात में भी 4% जीडीपी ग्रोथ हुई है और जो कि नजर आ रहा है, आप लेकिन इसको मानने को कोई तैयार नहीं है। जीडीपी ग्रोथ की जो आपने जिक्र किया वो तो अपोजिशन सियासी जमातों की अगर हम लोग बात करें या जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं यार ये लगता नहीं है, पॉसिबल नहीं है, कैसे इन्होंने इशारे पेश कर दिए। नहीं, वो तो देखे ना आप, अगर आपकी स्टॉक एक्सचेंज जो है 48,000 पॉइंट्स पे हो गई है तो इट मीन्स के वो प्रॉफिटेबिलिटी अपने मेंबर्स में शेयर कर रहे हैं, तो हुई है ना। अब गाड़ियां नहीं मिल रही, कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, आपका रियल एस्टेट है, तो इनमें और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इनमें बेहतरी तो, मैं खुद भी इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ और इनमें बेहतरी तो यकीनन आई है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं हो सकती। हालांकि पिछले 1.5-2 साल से आपको पता है कि कोविड-19 और कोविड की वजह से बड़े सख्त हालात हैं। जी भाई, मैं कह रहा हूँ हालांकि 1.5 साल से कोविड की वजह से चीजें बहुत ठीक नहीं है, बुरे हालात हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये बेहतरी तो बहरहाल डेफिनेटली, मैं खुद भी इंडस्ट्री चला रहा हूँ, मैंने तो आपसे कहा है कि वो डिमांड बढ़ी है और डिमांड वो बढ़ने की कुछ वजूहत भी है, कुछ स्मगलिंग कंट्रोल की गई है, कुछ आपकी जो इम्पोर्टेड गुड्स जो बाहर से आ रही थी वो उन पर थोड़ी सी सख्ती की गई है, उनको चेक बेहतर किया गया है, जिसकी वजह से ये जो मुकामी इंडस्ट्री है उसने बेहतर परफॉर्म किया है। उसकी वजह से गवर्नमेंट की पॉलिसी भी है। अब कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है उसमें अगर इतनी इंसेंटिव दिए गए हैं तो वो भी एक वजह है। गाड़ियां देख लें आप, भले ठीक है वो अमीर लोग ही खरीदते हैं, लेकिन गाड़ियां हैं तो वो भी ओन पे बिक रही हैं और हालांकि 3-4 नए ब्रांड्स भी आ गए, 4-5, उसके बावजूद देयर इज अ शॉर्टेज। सो दैट शोज के पब्लिक में बाइंग स्ट्रेंथ मौजूद है, तो ये सब कुछ हो रहा है। सर मुख्तसर बताइएगा अभी जो मिसाल साहब, सर दो सेगमेंट में, एक है नीचे वाले। अब नीचे वालों के लिए, उनके लिए सबसे ज्यादा जो मुश्किल इशू है वो है फूड इन्फ्लेशन। तो फूड इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल हो जाता है, हालांकि देखिए आपने 3-4 सालों से आपका एग्रीकल्चर सेक्टर भी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उनको भी बड़े अच्छे पैसे मिल रहे हैं, भले वो गन्ने की प्राइस हो वो 300-350 रुपया मन बिक रहा है, जहाँ के जबकि उनका जो फिक्स रेट था 190 था। गंदम भी महंगी बिकी है, दूसरी इजनास भी महंगी हो रही है, कॉटन भी बेहतर हो रही है, अब 13,000 की कॉटन इस साल आपको मिल रही है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मियां जो निसार साहब मुख्तसर बताइएगा, कल जो बजट पेश होने जा रहा है, आपकी तजवीज़, आपके जो मामलात हैं, आपको लगता है कि कुछ चीज़ें बेहतर होंगी, चीज़ें इम्प्रूव होंगी, कुछ आम आदमी को कोई रिलीफ मिलेगा? देखिए, गवर्नमेंट की बॉडी लैंग्वेज तो सियासी तौर पे भी जरूरी है कि आम बंदों को रिलीफ दें। गवर्नमेंट की हमने जो ऑब्जर्व किया है, बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी थी, बाकी हमें भी उन्होंने किसी हद तक मुतमिन किया कि आपकी तजवीज़ें दुरुस्त हैं। अब इशू ये है कि अब ये बजट आएगा तो एग्जैक्टली पता लगेगा, फिर ही बंदा कमेंट कर सकता है कि जी ये कितना मुस्बत है, कितना इसमें बेहतरी है। जाहिरा तौर पर तो जो जितनी लॉबिंग फेडरेशन कर सकती थी, माजी में इतनी लॉबिंग पहले कभी नहीं की गई जितनी लॉबिंग इस दफा की गई है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि अच्छे की उम्मीद रखें। मियां जो निसार साहब, साबिक सदर एफपीसीसीआई लाहौर, सर आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। मिर्जा अब्दुल रहमान साहब, आपने गुफ्तगू सुनी मियां जो निसार साहब जो कि साबिक सदर एफपीसीसीआई लाहौर के हैं, उन्होंने कहा जी कि वो भी मतलब कि आप जो बड़े सारे ताजर हैं ना, जो बड़े कारोबारी लोग हैं, वो मुतमईन लग रहे हैं क्योंकि आपकी मीटिंग्स, आपकी जो सिटिंग्स हुई हैं वज़रा के साथ, प्राइम मिनिस्टर्स के साथ और बड़े लोगों के साथ, एक आध मीटिंग मैंने और जगह भी सुनी है, मेरे ज़राए ने मुझे बताया है कि वो भी हुई है, तो आप लोग मुतमईन लग रहे हैं कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। मीटिंग तो आज भी एक बहुत बड़ी हुई है, मैं वही तो कह रहा हूँ कि मेरे ज़राए कह रहे हैं कि जो मीटिंग बड़ी हुई है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंजम निसार साहब हमारे ग्रुप के हेड हैं, साहब का सदर भी हैं और पाकिस्तान के लार्जेस्ट 10 बिजनेस जो आते हैं टैक्स पेयर
उनमें आते हैं। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्रिस्ट है, बहुत विजन रखते हैं, तजर्बा रखते हैं। लेकिन बात इसकी है, देखें, जब तक आप बात करें गरीब आवाम की बेसिक चीज़ें जो है आटा, दाल, चीनी, चावल, ये चीज़ें आप सस्ती करें जैसे इंडिया में है। इंडिया में देखें इन चीज़ों को नहीं बढ़ने देते। बेसिक जो इंसान के ज़िंदा रहने की चीज़ें वो अगर आप नहीं देंगे तो आप अगर एक कार्ड सिस्टम कर देंगे, मेडिकल कार्ड 10-20 लाख, उसकी कोई अफादियत नहीं है। फिर देखें सबसे बड़ी बात है, आपके मुल्क में टोटल 22 करोड़ की आबादी, इसमें 29 लाख जो लोग हैं इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड है, जिनमें से 9 लाख लोग जो टैक्स देते हैं। हम ये कहते हैं कि आप जो टैक्स दे रहे हैं ना, उनको आप ऑडिट में ना लाएं, उनको 15% या 20% छूट दी जाए। नहीं, उनको अगले साल के वो जो है आमदनी में इजाफा करें, टैक्स में बढ़ा दें, और उसको उनको, और जो नए लोग नहीं हैं उनको नेटवर्क में लाएं और इसी शराइत में लाएं। मसलन देखें, छोटे दुकानदार उन पर फिक्स टैक्स कर दें, उन्हें कहा भाई छोटा दुकानदार आप 10,000 रुपये साल का दे दें। इसी तरीके से होटल इंडस्ट्री है, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, देखिए वो सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ इस वक्त रोजगार दे रही है। ढाबे का रेस्टोरेंट है तो उसमें भी 5-6 इंडस्ट्री तो तबाह होगी। मेरी गुजारिश सुनिए ना, मेरे ढाबे का रेस्टोरेंट है वो भी 6-7 बंदों को रोजगार देता है, इतना इंडस्ट्री भी नहीं देती। ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि उनको इंडस्ट्री में लाएं और उनका जो है ना, आप जो उसका टैक्स का निज़ाम है वो 5% कर दें और उसमें हर बंदा देगा। आप एक बंदे की सेल रोज की 50,000 रुपया, आप कहते हैं 30,000 आपको दे दे, वो खाएगा कहाँ कमा, वो टैक्स चोरी नहीं करे तो क्या करेगा। हम ये कहते हैं कि हुकूमत को चाहिए कि जितने भी छोटे ताजर हैं उनके साथ नरम गोशा इख्तियार करे और जो टैक्स में आना चाहता है 5,000 10,000 साल का फिक्स कर दे, जो वो दे चोरी सकता भी है। जो दे सकता है, चोरी भी खत्म हो जाएगी और ऑडिट का ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे नाज़रीन तो इस हवाले से मजीद भी बातचीत करेंगे। प्री बजट डिस्कशन है, आप हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम है पाकिस्तान लाउंज, मैं हूं कैसर खान तनोली। जी नाजरीन, ब्रेक के बाद फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। प्रोग्राम है पाकिस्तान लाउंज, मैं हूं कैसर खान तनोली और हम लोग बात कर रहे हैं कल पेश होने वाले बजट के हवाले से। माली साल 2021-22 का बजट, वफाकी बजट जो है वो कल पेश किया जाएगा। ज़करिया उस्मान साहब, साबिक सदर FPCCI जो हैं वो कराची से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। फिर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मिर्ज़ा अब्दुल रहमान साहब, इनसे हम लोग बातचीत पहले ही कर रहे हैं कि बजट जो पेश होगा उससे अवाम को, आम आदमी को कितना रिलीफ मिलेगा, या फिर माजी की तरह, माजी के जो बजट्स पेश होते रहे, अल्फाज का गोरख धंधा जिसको हम लोग कहते हैं ना कि 2-3 घंटे की तकरीर कौमी असम्बली के अंदर वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना आके कर जाते हैं और 95% लोगों को समझ नहीं आती कि क्या कह के चले गए हैं, लेकिन फिर आखिर में वो सोचते हैं कि क्या इससे हमको कोई फ़ायदा पहुंचा, क्या मुल्क की हालात बेहतर हुए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और अब भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं ज़करिया उस्मान, साबिक सदर FPCCI कराची। सर वेलकम। थैंक यू। कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्लाह करम सर, मैं सबसे पहले आगाज़ करूंगा क्योंकि सूबाई बजट जो है सिंध का वो भी 15 जून को मेरा ख्याल है पेश किया जाएगा। तो सिंध के बजट के साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है, वो कहते हैं कि हुकूमत मुआशी मवाज़ पर बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। तो पीपल्स पार्टी के 5 साल दौर में आम आदमी की आमदनी में 59% इजाफा हुआ था, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फरमा रहे हैं। तो बताइएगा कि जो कल बजट पेश होने जा रहा है उससे आप लोग किस हद तक कराची वाले, सिंध वाले मुतमईन हैं? आपको लगता है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, मुआशी एतबार से मुल्क मजबूत हो रहा है, मुआशी इस्तेकाम पैदा होगा, चीज़ें अब कंट्रोल में हैं, जिस तरह से शौकत अली साहब फरमा रहे हैं कि ना इजाफी टैक्स लगेंगे, मुराद दी जाएंगी कारोबारी तबके को, आम आदमी को रिलीफ मिलेगा? देखें सर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारी जो तरीन साहब से बात हुई थी उससे तो हम बड़े सेटिस्फाइड थे। अब इशू ये है कि यहाँ पर कुछ चीजें जो हमने उनको सजेस्ट की हैं, कि एक बात तो हमने उनसे ये की थी कि हमारा जो रिश्ता गवर्नमेंट से है वो हाकिम और महकूम का है, ये खत्म होना चाहिए। हमारा दोस्ती का रिश्ता होगा तो ये बात आगे बढ़ेगी, क्योंकि जो काम आप करते हैं वो उस काम का रिजल्ट अगर आवाम तक नहीं पहुंचेगा और हम तक नहीं पहुंचेगा, हमारे थ्रू ही आवाम तक पहुंचेगा जो भी पहुंचेगा।
तो अगर आप कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी नहीं रखेंगे और हर ये एसआरओ कल्चर खत्म नहीं करेंगे तो ये बात बनेगी नहीं। दूसरा हमने उनसे किया था कि भाई वो जो 58 और 68 का जो दौर था जब पाकिस्तान बहुत आगे था और पाकिस्तान की बड़ी तारीफ होती थी इंटरनेशनल मीडिया में भी, वो दौर आपको शुरू करना पड़ेगा इंडस्ट्रियलाइजेशन का। मतलब हमें पीछे जाना पड़ेगा, लोग दुनिया आगे जा रही है, हम लोग पीछे जाएं। हमें पीछे जाके उसको फॉलो करना पड़ेगा। हम बहुत ठीक जा रहे थे, लेकिन पिछले 30 साल से जो भी काम हुए हैं वो आपके सामने है कि हम बहुत पीछे चले गए वापस। अब इशू ये है कि हम ये कहते हैं कि आप जो है एक तो सिस्टम को ठीक करें। जब तक आप सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे मामला ऐसे कह रहे टेम्परेरी जो है ना, टेम्परेरी जितने भी काम करेंगे उनका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। अब इन्फ्लेशन जो बढ़ा है, जैसे आवाम परेशान है, वो बेसिकली ज्यादा फूड इन्फ्लेशन है। और फूड इन्फ्लेशन में मैं आपको ये बताऊं कि जब काश्तकार से फूड निकलता है और आड़तिया बीच में आ जाता है तो वो 4 रुपए की चीज खरीद कर 40 रुपए की बेचता है। अगर गवर्नमेंट डायरेक्ट फाइनेंस करे, माइक्रो फाइनेंसिंग पर चली जाए, तो वो काश्तकार, जब अब तो हाईवे भी बन गए हैं, तो जब मंडी तक माल आएगा तो उसमें बहुत फर्क पड़ जाएगा। उससे आपका फूड इन्फ्लेशन कवर हो सकता है। दूसरा हम ये कहते हैं कि आप सेल टैक्स की जो है, जो आप ये रिफंड, रिबेट, एडजस्टमेंट, ये चीजें खत्म करें। आप डायरेक्ट अक्रॉस दी बोर्ड सेल टैक्स लगाएं और सिंगल डिजिट पे उसे ले जाएं। जब सिंगल डिजिट पे आएगा तो आपको रेवेन्यू भी ज्यादा मिलेगा और आपका काम भी ज्यादा अच्छा चलेगा जो आप सोच रहे हैं। लेकिन अगर जब तक ये रिफंड और रिबेट और इन चीजों में आप दे भी नहीं पाते पैसे और वो पैसे आप इधर उधर खर्च कर देते हैं, उसका कोई फायदा नहीं होता। तीसरी बात हम ये कहते हैं कि साहब ये जो मशीनरी वगैरह है उस पर आपने जो स्कीम की, वो स्कीम जो आपने दी, एक LTFF और एक स्कॉच, ये 2 स्कीमों में आपने बड़े लोगों को पैसा बांट दिया। बड़े आदमी के इंडस्ट्री में पैसा जाने से कोई फायदा नहीं होगा, ना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा और नए न्यू टैक्सेस आएंगे। तो आप ये SMEs को पैसे दें और न्यू कमर को आने दें। मोनोपोलाइजेशन खत्म करें। आपने बहुत सी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर लोकली जो 20-25% भी नहीं बनती है, आपने उस पर एंटी डंपिंग डाल ली है, उस पर RD डाल ली है, उस पर आपने टैक्सेस डाल दिए हैं। तो ज़किया उस्मान साहब आपने कहा ना कि बड़े लोगों को, बड़े ताजरों को ये मुराद मिलती हैं, ये फायदे हासिल होते हैं, तो बड़े लोग आप ही लोग हैं ना, आप जैसे लोग हुकूमत के आप ऊपर ये बात प्रेशर नहीं डालते हैं। समझे थे कि बड़े लोगों से मेरा मतलब ये है कि बैंकर्स को दे देते हैं और बैंकर्स अपनों को बांट देते हैं। अच्छा, बात यह है कि स्टेट बैंक का अगर पैसा है तो स्टेट बैंक का पैसा न्यू कॉमर्स को भी मिलना चाहिए और न्यू इंडस्ट्रीज भी डेवलप होनी चाहिए, उससे न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है और 25 किस्म के टैक्सेस आपको मिलते हैं। तरीन साहब ने मुझसे ये एग्री किया इस बात पे कि आप जो बात कह रहे हैं वो मेरे पास चारों तरफ से आ रही है। मैंने कहा आप जो है स्टेट बैंक का जो पैसा है, अगर आप इंडस्ट्रीज को देना चाहते हैं तो न्यू कॉमर्स को डेवलप करें और न्यू इंडस्ट्रीज को आने दें। तीसरी बात यह है कि आप जो ये CNIC का जो चक्कर आपने चलाया है, ये जब तक चेन मुकम्मल नहीं होती, एक तरफ तो आप छोटे ताजिरों को इंसेंटिव देकर चुप करा देते हैं जब वो एहतजाज करते हैं, और दूसरी तरफ इंडस्ट्री से कहते हैं कि आप अपने इनपुट का आउटपुट का बिल काटें। अब आप ये मुझे है कि मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट किस तरह से वो बिल काटूं जो मैंने इनपुट अपना एडजस्ट करना है। तो जब तक चेन मुकम्मल नहीं होगी CNIC कोई नहीं देगा। हमने तो एक और भी ऑफर कर दी कि भाई हम अपने होलसेलर को जो डिस्काउंट देते हैं, हम छोटों का भी डिस्काउंट दे देंगे उनको, उनकी तरफ से पैसे भी भरने को तैयार है। लेकिन आप अगर चेन मुकम्मल नहीं करेंगे और बीच में गैप आ जाएगा तो ये बात बनेगी नहीं। तो हमने इस किस्म के फाइनेंशियल भी इनको बहुत सारे सजेशन दिए हैं और हम ये समझते हैं कि ताजिरों के साथ अगर आप बैठकर एतबार एक कंटिन्यूएशन पॉलिसी बना दें। आज मैं एक इंडस्ट्री लगाता हूं, कल आप एक नया SRO लाकर और नए टैक्सेस डालकर उसको बंद करा देते हैं, तो पहले तो आपने पुरानी इंडस्ट्री जो बंद हो गई है उनको चलवाएं। और सेकेंडली देखें, कोविड के बावजूद भी मेरे मुल्क में बड़ा फायदा हो गया कि हमें एक चांस मिल गया, दुनिया बंद थी। अब एक कहा कि अगर मेरे पास इंटरनेशनली मेरे हाथ आ गया है तो मैंने उसी हिसाब से चलना है जिस हिसाब से मैं आज चल रहा हूं। अब तो आप ये एश्योर्ड करें मुझे कि आप आने वाले दिनों में जो टैक्स पेयर ऑलरेडी हैं उनको नहीं छेड़ेंगे
और 122 की सूरत में 5-5 साल का रिकॉर्ड हमसे मांगना शुरू कर देते हैं, तो न्यू कमर कहां से आएगा? अगर आपने ब्रॉडकास्टिंग पे जाना है और नए लोगों को लाना है, तो आपने उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, आपने उनकी हिम्मत बढ़ानी है, और आपने ऐसा सिस्टम देना है कि वो अंदर आ जाए। तो ये जो करप्शन का माहौल बन गया है इस वक्त, तो सच्ची बात है कि करप्शन बढ़ा है। तो आपको मतलब मौजूदा दौर में आप ये कह रहे हैं कि करप्शन बढ़ी है? बिल्कुल बढ़ी है, 100% बढ़ी है, और इसको रोकने के लिए सिस्टम बनाने पड़ेंगे और सजाएं देनी पड़ेंगी आपको करप्ट लोगों को। अब यहाँ तो देखे ना, जो भी इतने पैसे निकलने के बाद भी सब ऐसे ही हो जाता है ना, कुछ नहीं होता, सिर्फ बातें चलती हैं। तो ये बातें चलने से काम नहीं चलेगा, काम तो प्रैक्टिकल करें आप सिस्टम दें, सिस्टम में चेंज लाएं आप। शौकत तरीन साहब कहते हैं कि रेवेन्यू वसूलियों में 20% इजाफा करेंगे हर साल, ये मुमकिन है? ये हो सकता है? नहीं, ये मुमकिन नहीं हो सकता। अगर 20% प्रॉफिट होता तो फिर तो क्या काम बात थी। ये जो है मैक्सिमम हर साल जो है आप सेल्फ असेसमेंट में जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए आप ऐसा करें कि आप 5 से 10% हर साल टैक्स बढ़ा कर ले लें और बाकी टैक्सों से उसको निजात हासिल कर देते। ये 25 किस्म के टैक्स जो इंडस्ट्रीज पे हैं और ये मुख्तलिफ अदालत जो करप्शन करते हैं, उनसे निजात दे दें, तो मैं समझता हूँ यहाँ के ताजिर में इतनी एबिलिटी है कि वो इंटरनेशनल मार्केट में मुकाबला कर सकता है। फिर एक बात जो सबसे बड़ी है वो है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट की। देखें, आप वो इंडस्ट्री लगाएं, जगह मैं एक मिसाल देता हूँ पेपर की। पेपर कभी 1000 रुपए का पैकेट होता था, आज पेपर की 30-35 फैक्ट्रियां लग गई हैं, तो आज 99 में टीवी पे बिकता है। तो आप वो इंडस्ट्री लगाने के लिए इंसेंटिव दें। ठीक है, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री हमारे लिए जरूरी है, वो चल भी रही है, लेकिन नॉन ट्रेडिशनल और वैल्यू एडेड पे आपकी तवज्जो ज्यादा होनी चाहिए। आज दुनिया के जितने ममालिक हैं जिनके पास जो भाई ट्रेडिशनल कपास नहीं है, उनके पास लेदर नहीं है, लेकिन वो वैल्यू एडेड करके नॉन ट्रेडिशनल पे चले गए हैं और उन्होंने बहुत ज्यादा रेवेन्यू किया है। फिर टूरिज्म को आपको बहुत इंसेंटिव देना है। पाकिस्तान में टूरिज्म के लिए आपको सिर्फ 2 ही चीजों की जरूरत है, एक तो सिक्योरिटी की जरूरत है और एक वहां पर रहने के और वहां पर जो गेस्ट हाउस वगैरह और डेवलप करने के लिए आपको कुछ पैसा लगाना चाहिए, ताकि दुनिया के बहुत से मुल्क सिर्फ टूरिज्म की आमदनी पे पलते हैं। बहुत शुक्रिया ज़करिया उस्मान साहब, साबिक सदर FPCCI कराची हमारे साथ मौजूद थे। कराची इस मुल्क का बड़ा मुआशी हब है और वहाँ के जिम्मेदार लोग अगर लगता है कि उनकी जो मीटिंग्स, उनके जो मामलात हैं, जिस तरह से वो देखते हैं इस मुल्क के मुआशी हालात को, तो उनसे बेहतर चीज़ों को कोई नहीं समझ सकता कि मुल्क को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, कैसे दुरुस्त सिमत में चलाया जा सकता है। यही आज हमारे इस प्रोग्राम का मकसद था कि प्री बजट डिस्कशन की जाए और बजट जो कल पेश होने वाला है उसके अंदर जो वफाकी हुकूमत जो है वो इन लोगों की तजावीज़ लेके क्या उसके ऊपर अमल दरामद भी करेगी, क्या शौकत तरीन साहब ने जो इन लोगों से वादे या जो बातें की हैं उसके ऊपर वो अमल दरामद करवा पाएंगे। आने वाले माली साल के अंदर चीज़ें बेहतर होंगी, मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा। मिर्ज़ा अब्दुल रहमान साहब, प्रोग्राम में वक्त कम रहेगा, लेकिन मैं आपसे चाहूँगा कि हम लोग जिस मकसद के तहत आज इकट्ठे हुए, जो हमारी डिस्कशन थी, जो हमारा मकसद था कि इस मुल्क के जो मुआशी हालात हैं, जब हम लोग सुनते हैं हुकूमत की तरफ से, हुकूमती वज़रा की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि मुआशी इशारियों में बेहतरी आ रही है, चीज़ें बेहतरी की तरफ गामज़न है, अब हालात आने वाले दिनों में आपको तब्दील नज़र आएंगे। मेरा सबसे बड़ा एक सवाल यही होता है, हर जगह पर होता है, हर साल करते हैं, कि जब तक गरीब आदमी को, जब तक आम आदमी को रिलीफ नहीं मिलेगा, तब तक इस बेहतरी का फ़ायदा किसी जगह नहीं होने को, किसी को कोई नज़र नहीं आएगा। आम आदमी कहेगा कि मुझे दाल, रोटी, चीनी, चावल सस्ता मिल रहा है, मुल्क की हालात बहुत बेहतर हैं, तो तब चीज़ें बेहतर होंगी। वर्ल्ड बैंक में क्या चल रहा है, IMF से आपने कितने कर्जे उठा लिए, क्या मामलात हो गए, आम आदमी का इससे कोई लेना देना नहीं। जी तनवीर साहब, आपकी बात बिल्कुल, देखिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। एक तो करप्शन, हमारे मुल्क में जो करप्शन रेट बढ़ गया है। ज़करिया उस्मान साहब ने कहा कि करप्शन बड़ी है। मैं बताऊं, मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखता हूं उस डिस्ट्रिक्ट के ये इमरान खान साहब के सारे बड़े बड़े उसी डिस्ट्रिक्ट से हैं। जुल्फी बुखारी साहब और करप्शन वहाँ बड़ी है। वहाँ पे आप जाके देखें, आप पूछे डीसी बदले से क्या होगा, करप्शन का रेट इतना बढ़ गया, करने से क्या हो जाएगा? सर कुछ भी नहीं होता। देख इतने रेट बढ़ गए करप्शन 5000 में होता था, इन्होंने कहा था हमारा सारा जिला रोज रात को इनको कंटेनर पे आया होता था,
जुल्फी बुखारी साहब के वालिद साहब लेके, मलक अमीन असलम लेके, मेजर ताहिर सादक लेके, सारे यहाँ आए होते थे। ठीक है, आज आप देखें कि वो करप्शन जो है वो डबल से भी ऊपर चली गई है और वही लोग वहाँ बैठे हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। डीसी बदल से कुछ नहीं होगा, निज़ाम बदल से तब तब्दीली आएगी कि आप उसमें कोई हकायक भी लेके आए। अब ये कहते कौन सी तब्दीली लाए, वही जो वजीर थे वही चेहरे दोबारा आ गए। वो पहले अपने घरों को भरेंगे, अगला इलेक्शन आएगा उस वक्त तक फिर और हालात बदल जाएंगे। सर बात यह, जिस वक्त तक आप आवाम को रिलीफ देना चाहते, आवाम को इंसाफ नहीं देंगे, करप्शन का कमा नहीं करेंगे और लोगों को सस्ती मायार ज़िंदगी की जो आम रूटीन की चीज़ें वो नहीं देंगे, तो आप उनको अपना मेडिकल सहूलियात नहीं देंगे, बच्चों की तालीम अच्छी नहीं देंगे, कारोबारी तो तबका हर एतबार से कारोबारी तबका हर एतबार से हुकूमत को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। जो मदद मांगी जाएगी कारोबारी तबका है जो है ना, आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट कितने ले रहे हैं, पेट्रोल कहाँ पे ले गए हैं, हर चीज़ कहाँ पे ले गए हैं, बिजली का बिल देखें कितना है, लोगों के गैस के बिल कितने आ रहे हैं। बड़े बड़े लोग पाकिस्तान में कभी होता है 22 करोड़ की गाड़ी, यहाँ 22 करोड़ की लोगों की गाड़ी है, उन्हें पूछे टैक्स क्या होता है, कहते टैक्स की, कहते वो क्या होता है, ये हकीकत बात है। मिर्जा अब्दुल रहमान साहब कोऑर्डिनेटर हैं आप FPCCI इस्लामाबाद के, आप इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे पास आए, बहुत शुक्रिया आपका। ज़किया उस्मान साहब साबिक सदर FPCCI कराची, आपने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया प्रोग्राम के अंदर, आपका भी बहुत शुक्रिया। मियां अंजुम निसार साहब साबिक सदर FPCCI लाहौर के, उन्होंने भी हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया। और इसके साथ साथ हाजी कुर्बान अली साहब चेयरमैन FPCCI इस्लामाबाद जो हैं, उन्होंने भी हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया। आज हमने प्री बजट डिस्कशन की और हमने कोशिश की कि आम लोगों की जो बात है, आम लोगों की जो सवालात हैं वो तमाम तर इन जिम्मेदारों से किए जाएँ। ये बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े कारोबारी लोग हैं जो हुकूमती सतह पर प्राइम मिनिस्टर से, बड़े इदारों के सरबराहान से मुलाकातें करते हैं और उनको तजावीज़ देते हैं कि आप इस तरह से अगर आगे बढ़ेंगे, इस तरह से आप करेंगे तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। इन्हीं की तजावीज़ के ऊपर जो है वज़ीर ख़जाना साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब और इदारों के सरबराहान जो हैं वो डिस्कशन के बाद चीज़ों को फाइनलाइज करते हैं। कल बजट में क्या होने जा रहा है, ये कल बजट के बाद ही पता चलेगा। क्या आम आदमी को रिलीफ मिलेगा, क्या सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में जो 10 से 15% की तजवीज़ है उसमें इजाफा किया जाएगा, क्या दाल, चीनी, रोटी, चावल की जो मामलात हैं, जो गरीब आदमी के इशूज़ हैं, उस हवाले से कोई प्लान दिया जाएगा, कोई चीज़ें सामने आएंगी, कल बजट के बाद देखेंगे। अपने मेज़बान कैसर खान तनोली को इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।